नमस्कार। आज हम मध्य प्रदेश की रगों में बहती नदियों और उसके हरे भरे दिल मतलब राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास जानकारी का एक अच्छा स्रोत है जिसमें ये सारी बातें एक जगह पर दी गई हैं, काफी विस्तृत है जी। तो आज का मकसद ये समझना है कि मध्य प्रदेश की बड़ी नदियां कौन सी हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, कहाँ जाकर मिलती हैं, और सबसे दिलचस्प बात, इन नदियों का राज्य के जंगलों और वन्य जीवों से क्या कनेक्शन है। बिल्कुल। ये जानकारी काफी व्यवस्थित है, तो चलिए मिलकर इसमें छिपे पैटर्न और कहानियों को ढूंढते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ सबसे जानी मानी नदियों से। जाहिर है नर्मदा का नाम सबसे पहले आता है, करीब 1312 किलोमीटर लंबी। हाँ, बहुत लंबी। फिर चंबल है, लगभग 965 किलोमीटर। सोन नदी भी काफी लंबी है, 780 किलोमीटर। और ताप्ती 724 किलोमीटर। बेतवा भी करीब 590 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये आंकड़े हमें अंदाजा देते हैं कि ये नदियां कितनी विशाल हैं और प्रदेश के कितने बड़े हिस्से को छूती हैं। ये सिर्फ लंबाई के आंकड़े नहीं है उस जी, ये मतलब ये इन नदियों के पैमाने और उनके प्रभाव को दिखाते हैं। नर्मदा, जिसे अक्सर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, हाँ, सुना है। वो अपनी लंबाई से ही ये साबित करती है। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था का भी अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और ये कहाँ से निकलती है ये जानना भी बड़ा मजेदार है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि नर्मदा और सोन, दो इतनी बड़ी नदियां, एक ही जगह अमरकंटक की पहाड़ियों से, अनूपपुर जिले में है ये। हाँ। ये सोचना ही अजीब लगता है कि एक ही जगह से पानी दो बिल्कुल अलग दिशाओं में बह निकलता है। हाँ, ये भौगोलिक रूप से एक बहुत ही अनूठी और दिलचस्प स्थिति है। अमरकंटक का पठार असल में एक जल विभाजक की तरह काम करता है। अच्छा, जल विभाजक। मतलब ये एक ऊंची जमीन है जो तय करती है कि बारिश का पानी किस ढलान पर बहेगा, पश्चिम की ओर नर्मदा बनकर या पूर्व की ओर सोन बनकर। ये प्रकृति का एक शानदार डिजाइन है। अरे वाह, कमाल है ये तो। और दूसरी नदियों की बात करें तो चंबल नदी इंदौर के पास महू में जानापाव पहाड़ी से अपना सफर शुरू करती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले में मुल्ताई नाम की जगह से निकलती है। और बेतवा नदी, इसका उद्गम रायसन जिले के कुमरा गांव के पास होता है। जी। ये नाम सिर्फ भूगोल के पन्ने पर नहीं, बल्कि अक्सर स्थानीय लोक कथाओं और इतिहास में भी जिंदा होते हैं। सही कहा। और जैसे इनका निकलना महत्वपूर्ण है, वैसे ही इनका अंत भी। ये नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं, इससे हमें मध्य प्रदेश की जमीन की ढलान का पता चलता है। हाँ, नर्मदा और ताप्ती की कहानी थोड़ा अलग है। ये दोनों नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, गुजरात से गुजरती हुई आखिरकार खंबात की खाड़ी में अरब सागर से जा मिलती हैं। अच्छा। मध्य प्रदेश की ज्यादातर बड़ी नदियां ऐसा नहीं करती हैं। हाँ, यमुना में। यमुना फिर गंगा में मिलती है, तो ये नदियां गंगा नदी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। और सोन नदी, जो अमरकंटक से निकली थी, वो पूर्व की ओर बहती हुई बिहार में पटना के पास सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। जी हाँ। सिंध नदी भी, वो भी उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिलती है, और टोन्स नदी सीधे गंगा में। तो ये पैटर्न साफ है। पश्चिम में नर्मदा ताप्ती का अरब सागर में मिलना, उत्तर में चंबल, बेतवा, केन, सिंध का यमुना के रास्ते गंगा तक पहुंचना, और पूर्व में सोन का सीधे गंगा में मिलना। हाँ, ये प्रवाह मध्य प्रदेश की दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं विंध्याचल और सतपुड़ा से बहुत प्रभावित होता है। ये पहाड़ ही नदियों की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा, तो ये पहाड़ नदियों के उद्गम स्थल भी है, मतलब यहीं से निकलती हैं ये? कई नदियों के लिए बिल्कुल, जैसे केन और टोन्स नदियां, ये विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर पहाड़ियों से निकलती हैं। अच्छा। वहीं ताप्ती, वैनगंगा और वर्धा जैसी नदियां सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र से जन्म लेती हैं। ये जानकारी हमें ये समझने में मदद करती है कि किस नदी को पानी कहाँ से मिलता है और उसका कैचमेंट एरिया यानी जलग्रहण क्षेत्र कितना बड़ा हो सकता है। और फिर इन बड़ी नदियों की सहायक नदियां भी तो हैं जो इनमें आकर मिलती हैं, जैसे चंबल में क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये नदियां आकर मिलती हैं। हाँ, क्षिप्रा तो वही नदी है जिसके किनारे उज्जैन बसा है। कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल। और नर्मदा की भी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तवा, हिरण, शक्कर, दूधी, हथनी, ये कुछ नाम हैं। तवा नदी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। अच्छा, ये सहायक नदियां सिर्फ पानी नहीं लाती, बल्कि अपने साथ मिट्टी और पोषक तत्व भी लाती हैं,
जो मुख्य नदी की घाटी को उपजाऊ बनाते हैं और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करते हैं। वैनगंगा नदी का भी जिक्र है। वो सिवनी के पास से निकलकर महाराष्ट्र में वर्धा नदी से मिलती है। ये संगम भी महत्वपूर्ण है ना? हाँ, बहुत, क्योंकि आगे चलकर ये गोदावरी नदी प्रणाली का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है। बिल्कुल। इन सहायक नदियों का जिक्र हमें याद दिलाता है कि एक नदी सिर्फ एक अकेली धारा नहीं होती, ये एक पूरा नेटवर्क होता है, एक जाल, जिसमें बड़ी छोटी कई नदियां आपस में जुड़ी होती हैं। हाँ, सही। ये पूरा तंत्र मिलकर जमीन को सींचता है, उसे आकार देता है और अनगिनत जीव जंतुओं और पौधों को जीवन देता है। ये तो हुई नदियों की अपनी कहानी, उनका सफर। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये नदियां मध्य प्रदेश के घने जंगलों से होकर गुजरती हैं। हाँ। इनका जंगलों और वहां के जीवन से क्या रिश्ता है, ये कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है। यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। नदियां इन संरक्षित जंगलों यानी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिए आप कह सकते हैं जीवन रेखा की तरह हैं। जीवन रेखा। इनके बिना शायद ये जंगल ऐसे हरे भरे और जीवन से भरपूर नहीं होते। तो कौन सी नदियां किन पार्कों से जुड़ी हैं, ये जानना वाकई रोमांचक है। जैसे कान्हा किसली को ही लें, बागों का इतना मशहूर घर। हाँ, कान्हा। इसकी जान बसती है बंजर और हालोन नदियों में, जो इसके बीच से बहती हैं। बिल्कुल। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो अपनी ऊंची बाघ घनत्व के लिए जाना जाता है, वहां से चारण गंगा नदी गुजरती है। चारण गंगा? और दिलचस्प बात यह है कि बांधवगढ़ सिर्फ चारण गंगा पर ही निर्भर नहीं है। वहां से करीब 20 छोटी बड़ी जलधाराएं निकलती हैं। 20? अरे वाह! हाँ, जोहिला, जंधद, दमनार, बनबेई जैसी कई धाराएं हैं। ये दिखाता है कि वो इलाका पानी के मामले में कितना समृद्ध है और क्यों वहां इतनी ज्यादा जैव विविधता है। चारण गंगा का उद्गम तो पार्क के दिल में ही माना जाता है। अच्छा, यानी पानी की ये बहुतायत ही बांधवगढ़ को इतना खास बनाती है। आगे देखें तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जो अपनी अनोखी प्रकृति के लिए मशहूर है। वहां से देनवा और तवा नदियां बहती हैं। हाँ, देनवा और तवा। तवा जलाशय की तो वहीं पास में है। जी हाँ। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का तो नाम ही पेंच नदी पर पड़ा है, जो उसके बीच से बहती है। हाँ, ये तो जाहिर है। कहते हैं रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा इसी इलाके से मिली थी। सोचिए, वो कहानियां मोगली थी, इसी नदी के किनारे जन्मी होंगी। क्या बात है! ये तो अद्भुत है। और रातापानी अभयारण्य, जो भोपाल के नजदीक है और जहां हाल में बाघ भी दिखे हैं, वहां से बेतवा नदी गुजरती है। हाँ, बेतवा। ये सारे उदाहरण एक ही कहानी कहते हैं, नदी और जंगल का अटूट रिश्ता। नदियां सिर्फ पीने का पानी नहीं देती, वे मछलियों, मगरमच्छों, कछुओं और अनगिनत जलीय जीवों का घर हैं। उनके किनारे अलग तरह के पेड़ पौधे उगते हैं और नदियां एक गलियारे की तरह भी काम करती हैं, जिससे जानवर एक जंगल से दूसरे जंगल तक आ जा सकते हैं। ये गलियारे वाली बात महत्वपूर्ण है। और चंबल नदी का उदाहरण तो कमाल का है। ये नदी गांधी सागर अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य दोनों से होकर बहती है। हाँ, दोनों से। चंबल अभयारण्य तो खास तौर पे घड़ियालों, डॉल्फिन और कछुओं जैसे जलीय जीवों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। एक नदी और इतने महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों की जीवन रेखा। यही बात है, एक अकेली नदी कई संरक्षित क्षेत्रों के स्वास्थ्य और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार हो सकती है। और भी उदाहरण हैं। केन घड़ियाल अभयारण्य से केन और खुद्दर नदियां बहती हैं, हाँ, जो घड़ियालों के लिए जरूरी हैं। सोन घड़ियाल अभयारण्य को सोन नदी से जीवन मिलता है। बोरी अभयारण्य से तवा नदी गुजरती है। कूनो पालपुर अभयारण्य, जहां चीतों को फिर से बसाया गया है, हाँ, कुनो, वहां कूनो नदी बहती है। ये लिस्ट दिखाती है कि निर्भरता कितनी गहरी है। बांधवगढ़ वाली बात पर वापस आएं तो वहां सिर्फ चारण गंगा ही नहीं, बल्कि उमरार, कोडरमा, तवा, बनास जैसी और भी धाराएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बड़ी नदियां ही नहीं, छोटी छोटी धाराएं भी जंगल के लिए बहुत जरूरी हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। ये छोटी धाराएं पानी को जंगल के कोने कोने तक पहुंचाती हैं। ये नमी बनाए रखती हैं, छोटे जीवों को पानी मुहैया कराती हैं और मिलकर बड़ी नदी के बहाव को बनाए रखने में मदद करती हैं। अच्छा। पूरा जलतंत्र, चाहे वो बड़ी नदी हो या छोटी धारा, जंगल के स्वास्थ्य और वहां की जैव विविधता के लिए आवश्यक है। तो आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? हमने देखा कि मध्य प्रदेश में नदियों का एक बहुत बड़ा और विविध जाल बिछा हुआ है। हमने उनके अनोखे उद्गम स्थल देखे, खासकर वो अमरकंटक वाला मामला, बड़ा ही दिलचस्प। हाँ, वो तो है। हमने समझा कि कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ज्यादातर उत्तर या पूर्व की ओर,
और ये वहाँ की जमीन की बनावट को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात, हमने इन नदियों और राज्य के अनमोल जंगलों और वन्य जीवों के बीच के गहरे और जरूरी रिश्ते को पहचाना। हाँ, और मेरे लिए सबसे यादगार बात वही है कि कैसे नर्मदा और सोन, दो विपरीत दिशाओं में बहने वाली महानदियां, एक ही बिंदु से अपना सफर शुरू करती हैं। ये भौगोलिक रूप से इतना आकर्षक है। बिल्कुल, मुझे भी ये सबसे ज्यादा याद रहेगा। देखिए, ये सारी जानकारी सिर्फ भूगोल के छात्रों या नक्शे देखने वालों के लिए नहीं है। इसे समझना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ा है। हाँ, ये तो है। पानी का प्रबंधन कैसे हो, जंगलों और वन्य जीवों को कैसे बचाया जाए और पूरे इकोसिस्टम को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इन सब सवालों के जवाब कहीं ना कहीं इन नदियों और उनकी सेहत से जुड़े हैं। ये जानकारी हमें इन जटिल संबंधों की एक साफ तस्वीर देती है। हमने देखा कि कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा जैसे कितने ही महत्वपूर्ण पार्क और अभयारण्य अपनी नदियों पर कितने ज्यादा निर्भर है। हाँ, बहुत ज्यादा। अब जरा सोचिए, अगर जलवायु परिवर्तन या किसी और मानवीय गतिविधि की वजह से इनमें से किसी बड़ी नदी, मान लीजिए नर्मदा या चंबल, या उनकी सहायक नदियों के पानी के स्रोत में या उनके बहाव में कोई बड़ी गड़बड़ी आती है, तो इन विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण जंगलों और उनमें रहने वाले बाघों, घड़ियालों, डॉल्फिन और अनगिनत दूसरे जीवों पर इसका कितना भयानक और शायद कभी न ठीक होने वाला असर पड़ सकता है। ये एक गंभीर सवाल है, और ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति का ये ताना बाना कितना नाजुक है। एक नदी में आने वाला बदलाव सिर्फ उसी नदी तक सीमित नहीं रहता, वो पूरे जंगल, वहाँ के जीवन और उस पर निर्भर समुदायों को प्रभावित कर सकता है। सही कहा। ये हमें अपने प्राकृतिक खजानों को बचाने और उनका इस्तेमाल समझदारी से करने की जिम्मेदारी का एहसास कराता है।